हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं चैप्टर 3 का समरी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हमने पढ़ा है चैप्टर 3। और अब इसका समरी और थोड़ा सा डू इट योरसेल्फ वाले कंसेप्ट्स और कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए जाएं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और आगे चलता रहेगा बहुत दूर तक। कई और कंसेप्ट्स में इनके एप्लीकेशंस हैं। तो लेट अस डू एन एग्जॉस्टिव समरी। वी बिगिन विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.1 ग्राफिकल मेथड का एक क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि इन दो इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ करें और डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन कार्टेशियन प्लेन में एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइन आपको दी हैं क्योंकि दो इक्वेशंस दी हैं, और तीसरी स्ट्रेट लाइन हो गई एक्स एक्सिस। और हम जानते हैं कि तीन स्ट्रेट लाइन से एनक्लोज होने वाला शेप यदि कोई एनक्लोज होता हो तो वो होता है ट्राइंगल। तो हमें उसी ट्राइंगल को इस मेथड इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है, शेड करना है और उसकी एपिसेस के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स ग्राफ से रीड करने हैं। तो वी बिगिन बाई ड्राइंग द ग्राफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। किसी भी लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वी टेक टू इजीएस्ट पॉइंट्स, जो कि हमने डिस्कस किया है कि x 0 रखिए तो y कुछ आ जाएगा, फिर y 0 रखिए तो x कुछ आ जाएगा। दीज आर टू इजीएस्ट पॉइंट्स, वी फाइंड देम एंड मार्क देम ऑन ग्राफ एंड देन ज्वाइन एंड एक्सटेंड बोथ साइडेड। तो टेक टू इजीएस्ट पॉइंट 0 1 एंड माइनस 1 0। देखते जाएं, यहाँ पे एक सिंथेसिस विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है, चीज़ें हम साथ साथ चलेंगी। कंसेप्ट्स का फ्यूजन नोटिस करें, which makes them even more important, not to be studied in isolation। इस प्रकार हमने पहली इक्वेशन की लाइन ड्रॉ कर ली। दिस इज द रेड लाइन विच डिपिक्ट्स द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली हम दूसरी लाइन भी ड्रॉ करेंगे, प्लॉटिंग बोथ लाइन्स। तो ब्लू लाइन हो गई 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड रेड लाइन हो गई x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों लाइन हमने कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ की। अब आप ध्यान से देखें कि ये दो लाइन और तीसरी ब्लैक लाइन जो एक्स एक्सिस है, इनके बीच एक ट्राइंगुलर रीजन बन रहा है, इसी को आइडेंटिफाई करने की बात हो रही है। तो लेट अस नोटिस द ट्राइंगल फॉर्म्ड विद एक्स एक्सिस। दो लाइन्स हैं, रेड लाइन एंड ब्लू लाइन, विच रिप्रेजेंट द गिवन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड द एक्स एक्सिस। सो द जो बीच का रीजन है, जो क्लोज फिगर है, वो है येलो ट्राइंगल। नोट दिस ट्राइंगल एंड नाउ यू विल हैव टू रीड द वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस फ्रॉम ग्राफ पेपर। लेट अस रीड देम। रीड द कोऑर्डिनेट्स। आप रीडिंग लेंगे तो क्रमशः पाएंगे बेस के जो दो पॉइंट्स हैं वो -1 0 और 4 0 आएंगे, और जो ऊपर का एपेक्स है वो रीडिंग लेने पर 2, 3 आएगा। ग्राफ की रीडिंग कैसे लेनी है ये हम लोग क्लास 9th में भी काफ़ी डिटेल में इसका अभ्यास कर चुके हैं, तो यहाँ पे गलती नहीं करनी है। ग्राफ में रीडिंग आपको बहुत मेटिकुलसली लेनी है, क्योंकि 1 मिलीमीटर का गैप नोटिस करने में गलती हो सकती है। मेक टेक एम्पल कॉशन। और ये था नोट अनदर ट्राइंगल फॉर्म्ड विद वाई एक्सिस, ये आपके लिए होमवर्क है, डू इट योरसेल्फ। रिपीट दिस क्वेश्चन। नोट अनदर ट्राइंगल, दिस इज ऑरेंज ट्राइंगल। इन्हीं दो लाइंस द्वारा वाई एक्सिस के साथ एक और ट्राइंगल बन रहा है, इसको नोट करें, इसको भी शेड करें एज अ होमवर्क, एज एन एक्स्ट्रा वर्क। कहते हैं ना वॉकिंग एन एक्स्ट्रा माइल। और ये भी तीन इसके वर्टिसेस आप रीड करें, क्या रीडिंग्स आती हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन को और एक कदम आगे बढ़ाकर करने से आपकी समझ प्रखर होगी और आपका डर जाता रहेगा, क्योंकि एक्सरसाइज रिपीटेटिव है। क्लास 9th में हमने जो पढ़ा था उसको एक बार रिकॉल कर लें। रिकॉल दैट इन क्लास 9th हमने जो पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर वहाँ शुरू हुआ था। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ फॉर्म a, 0। ऑफ कोर्स वहाँ पे y वाले वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि x एक्सिस पे y तो होता नहीं है, y तो 0 होता है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन y एक्सिस इज ऑफ फॉर्म 0, b। नोट फ्यूजन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड लीनियर इक्वेशंस। जैसा कि मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि मैथमेटिक्स के चैप्टर्स आपस में इंटरट्वाइंड होते हैं, उनका गहरा संबंध होता है, और इसी संबंध को अगर आप समझ लें तो आप इनके एप्लीकेशन को बेहतर अप्रिशिएट कर पाएंगे और इनका महत्व समझ पाएंगे, ताकि आपकी समझ और होलिस्टिक होगी,
देखें एक्स एक्सिस पे जो 2 पॉइंट्स हैं उनकी रीडिंग a,0 जैसी है, a-1,0 और 4,0। यही बात हमने कक्षा 9 में पढ़ी थी। तो एक छोटा सा रिवीजन है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स की बात चली ही है तो मैंने सोचा कि इन बातों को थोड़ा सा एक बार दोहरा दिया जाए। नोटिस फ्यूजन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड लीनियर इक्वेशन, बड़ा गहरा संबंध है। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4, ये रैपिडो ओला उबर जैसा क्वेश्चन है। कहा गया है एक टैक्सी चार्जेस द टैक्सी चार्जेस इन सिटी कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट है फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फिक्स चार्ज वो चार्ज होता है कि अगर आप टैक्सी जैसे ही बुक करते हैं ऐप पे या वॉट एवर वे ऑफ बुकिंग, द मोमेंट यू बुक द टैक्सी आपको वो बेसिक चार्ज देना ही पड़ेगा, आप भले ही उसमें सिर्फ 1 सेंटीमीटर का ट्रैवल करें। और फिर होता है वेरिएबल चार्ज जिसको रनिंग कॉस्ट कहते हैं, वो पर किलोमीटर के हिसाब से वेरी करती है, इंक्रीज करती जाती है। तो इन दोनों कंपोनेंट्स को जोड़कर टोटल पेमेंट डिसाइड किया जाता है। दिस इज द मोटा रेवेन्यू मॉडल फॉर दीज टैक्सीज, रैपिडो, ओला, उबर एग्रीगेटर्स। ऑटोमीटर भी शायद ऐसे ही काम करता होगा। तो यहाँ पे जो शर्त दी गई है कि द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर टोटल पेमेंट इज ₹105 and for a journey of 15 kilometers total payment is 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? और बाद में पूछा है कि अगर 25 किलोमीटर ट्रैवल किया जाए तो कितना पैसा पे करना पड़ेगा। तो अगर हमको फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज की पर किलोमीटर वाली रेट पता लग जाए तो ये सवाल आसानी से हल हो जाएगा। वही 2 अननोन्स हैं, अज्ञात राशियां हैं, तो हम उन दोनों को x और y क्रमशः मानेंगे। लेकिन उसको करने से पहले इस तरह के क्वेश्चंस की फॉर्मूला कैसे बनता है, किस तरह से इक्वेशन फॉर्मुलेट होती हैं, उसको समझने के लिए हम एक छोटा और थोड़ा सरल एग्जाम्पल लेंगे। देखिए, टोटल पेमेंट इज इक्वल टू फिक्स चार्जेस प्लस वेरिएबल चार्जेस एज पर द रन मतलब आप कितना किलोमीटर चले हैं। एग्जाम्पल द्वारा अंडरस्टैंडिंग फॉर्मुलेशन ऑफ इक्वेशन, उदाहरण से हम इक्वेशन कैसे बनाई जाए इसको पहले समझ लेते हैं ताकि आगे आसानी से सवाल को हल किया जा सके। फिक्स चार्जेस ₹10 मान लिया किसी जगह पर फिक्स चार्ज ₹10 है, इसको हमने x कह दिया। और रन r से लिखा हमने, r किलोमीटर में है। वेरिएबल चार्ज की जो रेट है वो रुपीस पर किलोमीटर में होती है, तो लेट अस से वो ₹2 पर किलोमीटर है, इसको हमने y से लिख दिया। तो टोटल पेमेंट हो जाएगा फिक्स्ड प्लस वेरिएबल चार्जेस। देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। पहली रो देखिए, अगर फिक्स चार्ज ₹10 है और व्यक्ति 3 किलोमीटर ट्रैवल करता है, 3 किलोमीटर्स, तो वेरिएबल चार्ज हो जाएगा 3 किलोमीटर इंटू रेट, 3 इंटू 2 6। और हम फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ेंगे तो टोटल आपको ₹16 पे करना होगा। पहली रो को समझिए, फिक्स चार्ज तो हर दशा में सेम ही है, तीनों रोज में सेम है। रन बदलता जा रहा है तो वेरिएबल कंपोनेंट बदलता जा रहा है, जिसके चलते पेमेंट जितना करना है वो वेरी कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। रन को आपने रेट से मल्टीप्लाई किया है, जो ₹2 पर किलोमीटर की जो रेट है उससे मल्टीप्लाई करके वेरिएबल कंपोनेंट निकाला, उसको आपने फिक्स चार्ज में जोड़ दिया। तो अगर हम फिक्स चार्ज को x कहेंगे, किलोमीटर रन को r कहेंगे और वेरिएबल चार्ज की जो रेट है उसको y कहेंगे, तो पेमेंट p इज इक्वल टू एक्स प्लस आर इंटू वाई जैसा कुछ नज़र आएगा। ध्यान से देखें, तो जो गवर्निंग इक्वेशन बनेगी पेमेंट इज इक्वल टू p इज इक्वल टू एक्स प्लस आर वाई। अगर 6 किलोमीटर चले होते तो ₹10 तो होता ही, 6 इंटू 2 12 हो जाता, 12 प्लस 10 22 हो जाता। अगर 10 किलोमीटर ट्रैवल किया होता तो बेसिक चार्ज फिक्स वाला तो 10 लगेगा ही लगेगा, वेरिएबल चार्ज हो जाएगा 10 इंटू 2 20, तो 10 प्लस 20 30। तो गवर्निंग इक्वेशन हो गई पेमेंट इज इक्वल टू एक्स प्लस आर वाई, जहाँ पे आर है रन, कितना किलोमीटर आपने ट्रैवल किया है, इसको आर कह दिया हमने। एक्स हो गया बेसिक चार्ज जो हर दशा में चलना देना ही है, कितना भी किलोमीटर चला जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और वाई हो गया वो रेट जो पर किलोमीटर के लिए चार्ज किया जाता है। ओके, नाउ वी कम बैक टू आवर क्वेश्चन। पहली शर्त है जो गिवन है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। तो P 105 हो गया, R 10 हो गया, तो P इज इक्वल टू एक्स प्लस आर वाई से आपको मिलेगा x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। ये है गवर्निंग इक्वेशन, P इज इक्वल टू एक्स प्लस आर वाई। यहाँ पर x आपको
नहीं पता है, वाई आपको नहीं पता है, लेकिन हर बार आपको पी और आर दिया जा रहा है कि कितना पेमेंट किया और कितना रन चले। सवाल में आपको पी और आर दिया जा रहा है, दो सिनारियोज हैं और एक्स और वाई अननोन है, तो दो सिनारियो में आप दो इक्वेशन बनाएंगे एक्स और वाई की, उसी को हम कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सेकेंड कंडीशन, 15 किलोमीटर की जर्नी पर पेमेंट 155 रुपये है, तो पी 155 हो गया, आर 15 हो गया, p इज इक्वल टू एक्स प्लस आर वाई से मिलेगा एक्स प्लस 15 वाई इज इक्वल टू 155। ये दो जो येलो हाईलाइटेड इक्वेशंस हैं, ये दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैं, ये पेयर है। तो अंतोगत्वा द क्वेश्चन बॉइल्स डाउन टू सॉल्विंग पेयर ऑफ इक्वेशंस, दीज आर द लीनियर इक्वेशंस। एक्स प्लस 10 वाई इज इक्वल टू 105, एक्स प्लस 15 वाई इज इक्वल टू 155। आप 105 को इस साइड भी ला सकते हैं तो वो माइनस हो जाएगा, जैसे भी आप लिखना चाहें तो भी स्टैंडर्ड तरीका हो। 105 को इधर लाएंगे तो x प्लस 10y माइनस 105 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सिमिलरली x प्लस 15y माइनस 155 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वाले फॉर्म में यदि लिखना चाहें तो फिर अगर आप एलिमिनेट करेंगे, हिंट है इन दो इक्वेशंस को घटा दें तो x सीधे ही एलिमिनेट हो जाएगा। मेथड ऑफ एलिमिनेशन से अगर हल करें तो आप पाएंगे x 5 आ रहा है और y 10 आ रहा है, अर्थात फिक्स चार्ज हो गया 5 रुपीज़ और वेरिएबल कंपोनेंट की रेट हो गई 10 रुपया पर किलोमीटर। एक्स और वाई हमने वही माना था, एक्स हमने माना था फिक्स चार्ज, एक्स हो गया और वेरिएबल चार्ज की जो रेट है रुपीज़ पर किलोमीटर वो हो गई वाई। तो इस क्वेश्चन को हल करके आपने प्राप्त किया एक्स इक्वल टू 5 है और वाई इक्वल टू 10 है। सवाल का लास्ट लग कहता है कि अगर 25 किलोमीटर चलेंगे तो कितना पेमेंट करना होगा। पेमेंट की गवर्निंग इक्वेशन यही है, पेमेंट इज इक्वल टू एक्स प्लस आर वाई। अब यहाँ पे आपको एक्स भी पता है, वाई भी पता है, आर आपको 25 किलोमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से ये शायद 255 रुपीज़ टू बी पेड फॉर 25 किलोमीटर ऑफ जर्नी। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, ये सही है। इसी बेस पे अब मैं आपको एक मैथमेटिकल मॉडलिंग का सवाल दे रहा हूँ। मैथमेटिकल मॉडलिंग इतना अच्छा चैप्टर है कि मेरा फेवरेट है और हर चैप्टर में उससे कुछ ना कुछ कोरिलेशन निकलता है। तो एक क्वेश्चन कीजिएगा, 3 सिनारियोज हैं, टैक्सी के चार्जेस वेरी करते हैं, फिक्स चार्ज भी वेरी कर रहा है यहाँ पे और वेरिएबल चार्ज की रेट भी वेरी कर रही है। आप इस सिनारियो को समझें, ये एक दैनिक जीवन की मैथमेटिकल क्वेश्चन हो सकता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस प्रकार की सिचुएशंस देखते हैं। फिक्स चार्जेस 10 रुपीज़ ऑन वीकडेज, हफ्ते के 5 दिन मंडे से फ्राइडे तक ₹10 होता है। वीकेंड पे जिसको हम लोग प्रीमियम चार्जेस या सर्ज प्राइसिंग कहते हैं 15 रुपये हो गया ऑन सैटरडे संडे और 20 रुपये एक्सेप्शनली अगर बारिश हो गई तो उस दिन फिक्स चार्ज हो गया 20 रुपया। वेरिएबल चार्ज की रेट है नॉर्मल वीकडेज में 7 रुपीज़ पर किलोमीटर, वीकेंड सैटरडे संडे पे 10 रुपया पर किलोमीटर और रेनी डेज पे एक्सेप्शनल सिचुएशंस में 12 रुपीज़ बढ़ा दिया इसने, सर्ज प्राइसिंग कहें या जो भी कहें। ये है टैक्सी के रेट्स, कहीं लिखे हुए हैं किसी टैक्सी बुकिंग काउंटर पे। अब एक व्यक्ति है जो जून के महीने में, जून 2025 यानी ये जो महीना चल रहा है, उसने प्रत्येक दिन वो 30 किलोमीटर ट्रैवल करता है और जून के इन तारीखों पे बारिश हो रही है, बारिश हुई है, हो रही है, प्रेडिक्शन है या जो भी है। 1, 5, 20, 22 और 24 जून को बारिश हुई है। तो आपको निकालना है जून के महीने में उसका टैक्सी पे कितना टोटल एक्सपेंस होगा। कैलकुलेट टोटल एक्सपेंस फॉर अ पर्सन डेली ट्रैवलिंग 30 किलोमीटर्स बाय टैक्सी इन द मंथ ऑफ जून 2025 with rains on dates 1, 5, 20, 22, 24 जून। यूज कैलेंडर। आप हर तारीख पे अलग अलग निकालें कितना एक्सपेंस होगा। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, यू मे यूज़ कैलकुलेटर बट आई वुड एडवाइज नॉट टू यूज़ क्योंकि नंबर्स काफ़ी सिंपल है। इस तरह के क्वेश्चन आपको ना रियल लाइफ में मैथ्स का जो एप्लीकेशन होता है वो समझने में हेल्प करेंगे। आप रिलेट कर पाएंगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से इन टेक्स्ट बुक के कंसेप्ट्स को। ओके, तो आपको पूरे महीने का खर्चा निकालना है। ये रेट चार्ट है जो सवाल में शुरू में ही दिया हुआ है कि फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज किस प्रकार अलग अलग दिन वेरी करते हैं। फाइंड एवरेज डेली एक्सपेंस ऑन टैक्सी। पूरे महीने का खर्चा निकाल लीजिए, उसको 30 से डिवाइड कर दीजिए।
तो एवरेज डेली एक्सपेंस आ जाएगा। थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स की झलक मैंने यहाँ पे दी है आपको। नाउ शुड यू प्रिफर बाइंग मंथली पास फॉर ₹9,000। टैक्सी में ऑफर है कि आप महीने का 9,000 रुपये का पास ले सकते हैं, फिर आपको रोज़ रोज़ पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो क्या उसे लेना चाहिए? तो आपको देखना है कि क्या उसका टोटल खर्चा ₹9,000 से ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। अगर ज़्यादा हो रहा है तो फिनेंशियली ये कहा जाएगा कि भाई पास ले लो। आगे बिगर पिक्चर, शुड यू बाय ए कार। मान के चलिए कि ये उसको काम 2 साल करना है, तो यूज़ कैलकुलेटर एंड ट्राई टू फाइंड, अगर 2-3 साल तक करना है तो क्या कार खरीदना एक अच्छा प्रोपोजिशन होगा फाइनेंशियली। सोचिए कार में क्या क्या खर्चे होते हैं। अपफ्रंट बाइंग तो होती ही है, कार की मेंटेनेंस, ड्राइविंग स्किल्स। तो ये मैथमेटिकल मॉडलिंग वाला सवाल है जिसमें आप कई सारे फैक्टर्स फैक्टर इन कर सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। प्रॉब्लम को आप धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट भी कर सकते हैं कि कार खरीदने में कौन कौन से खर्चे होते हैं, कार की रनिंग कॉस्ट क्या होती है अदर देन फ्यूल कॉस्ट। तो इस तरह से ये डिसीजन लिए भी जाते हैं। और ये एक इक्वेशन के सवाल को मैंने मैथमेटिकल मॉडलिंग में कन्वर्ट करके आपको पेश किया है, इसे आप अटेम्प्ट करें, ट्राई करें। ओके, नाउ वी डू द क्वेश्चन ऑफ फ्रैक्शंस बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशंस। फ्रैक्शन के सवाल बहुत बनते हैं इस चैप्टर से कि किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद फ्रैक्शन बदल जाती है, उसकी वैल्यू चेंज कर जाती है और उसके हिसाब से जो कंडीशंस दी होती हैं तो हमको फ्रैक्शन ढूंढनी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 एक्सरसाइज 3.3 फ्रैक्शंस पे आधारित सवाल है। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, it becomes 1/2. If we only add 1 to denominator, what is the fraction? Let the fraction is x by y, where x and y are natural numbers, integers. Y is not 0, of course. Fraction का denominator 0 नहीं हो सकता. So let us begin the analysis. Case 1. Case 1 में दो ऑपरेशन है। एड 1 टू द न्यूमरेटर, इनिशियल फ्रैक्शन है x बाई वाई। अगर इसके न्यूमरेटर में एक जोड़ दिया तो हो जाएगा, इसका न्यूमरेटर हो जाएगा x प्लस 1, और डिनोमिनेटर से एक घटा दिया तो उसका डिनोमिनेटर हो जाएगा y माइनस 1। तो इन दो ऑपरेशंस के बाद रिजल्टेंट फ्रैक्शन बनेगी x प्लस 1 बाई वाई माइनस 1। क्वेश्चन में दिया है कि रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 1। जब कोई फ्रैक्शन 1 होती है तो उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर होता है। तो अगर रिजल्टेंट फ्रैक्शन 1 है, विच शोज x प्लस 1 बाई वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1, विच विल गिव अस द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0. दिस इज वन लीनियर इक्वेशन बेस्ड ऑन one condition of the question. Now let us see what the second condition, second case given scenario says. Case 2, the fraction is x by y, add 1 to the denominator and the fraction becomes 1/2. अगर डिनोमिनेटर में 1 जोड़ा जाए और न्यूमिनेटर को डिस्टर्ब ना किया जाए तो हमारी रिजल्टेंट फ्रैक्शन होगी x बाई वाई प्लस 1, एंड वी आर गिवन दैट द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 1/2. तो x बाई वाई प्लस 1 को 1/2 रखेंगे और हमको एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव फॉर्मुलेटेड two linear equations या pair of linear equations in two variables. The question boils down to solving these two equations. X minus y minus 1 is equal to 0 and 2x minus y plus 2 is equal to 0. Hint है method of elimination इस्तेमाल करें। अगर दोनों इक्वेशंस को घटा देंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा और आपको सोल्यूशन मिलेगा x3 और y5. The fraction is 3/5. Now let us do the verification step. वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? फ्रैक्शन 3/5 है। क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूमरेटर में से एक जोड़ दो और डिनोमिनेटर में से एक घटा दो, तो 3/5 हो जाएगी 2/4 विच इज 1/2. हाँ नहीं, पहली कंडीशन है एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन बिकम्स 1. 3/5 में अगर ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर किया जाए तो वो बन जाएगी 4/4. यस,
3 plus 1 and 5 minus 1 का रेशियो, that is 4 by 4, that is 1. So the fraction satisfies the first case, first condition. Add 1 to the denominator and it becomes 1 by 2. तो 3 by 5 में अगर डिनोमिनेटर में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगी 3 by 6, which is essentially 1 by 2. So this fraction satisfies these two conditions of the problem. Therefore we have done the verification step and our answer is correct, which we have obtained by solving the linear equations in two variables using elimination method. Okay, fractions में इसी प्रकार के सवाल बनते हैं, तो ये आप मेथड देख लें और इस तरह के क्वेश्चन और सोच के बना के देखें. ये इसका स्टैंडर्ड तरीका है करने का. 2 डिजिट नंबर के बारे में बात कर ली जाए, क्योंकि ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा देखने मिलता है. पहले कंसेप्ट समझते हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है. 2 digit number is written as xy, where x is unit place, y is unit place digit and x is tens place digit. y can be 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. x cannot be 0 of course. अगर x 0 हो गई तो फिर वो 2 digit नंबर नहीं रहा, वो तो सिंगल डिजिट नंबर हो गया. 03 is nothing but 3. 03 is not a 2 digit number. 03 is 1 digit number. So टेंस प्लेस की डिजिट 1 से लेकर 9 तक कुछ होगी और यूनिट प्लेस की डिजिट तो कुछ भी हो सकती है 0 से लेकर 9 तक. इसकी मैथमेटिकल वैल्यू होती है 10x प्लस वाई. ये तो इसका रिटर्न नोटेशन हो गया. 10x प्लस वाई इज एक्स वाई तो नंबर हो गया जो लिखा जाता है. इसकी मैथमेटिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड होता है 10x प्लस वाई. एग्जाम्पल 23 इज इक्वल टू 10 टाइम्स 2 प्लस 3. 56 इज इक्वल टू 10 टाइम्स 5 प्लस 6 and 20 is equal to 2 times 10 times 2 plus 0. Mathematical value of a 2-digit number is 10x plus y, where x and y are tens place and unit place digits respectively. X cannot be 0 because it is 2-digit number. Now let us see. n is a 2-digit number written xy, तो n का मैग्नीट्यूड हो गया 10x plus y. n डैश या n के ऊपर जो एक छोटा सा कॉमा लगाते हैं उसको n प्राइम या n डैश भी कह सकते हैं. n प्राइम इज अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ n रिटन एज yx. अगर n को हम xy लिख रहे हैं तो n प्राइम हो गया yx, पलट के लिख दिया. इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10y प्लस एक्स. नेचुरली जैसे ही यूनिट और टेंस प्लेस की डिजिट स्वैप होंगी तो उसका मैग्नीट्यूड भी बदल जाएगा. n और n प्राइम आप देखें. एग्जाम्पल अगर n 23 है तो n प्राइम 32 हो गया. n 62 है तो n प्राइम 26 हो गया. n अगर 40 है तो n प्राइम विल नॉट बी 2 डिजिट नंबर, 04 हो जाएगा. ठीक है. नाउ ऑब्जर्व दैट, ये एक अच्छी ऑब्जर्वेशन है. सम ऑफ n एंड n प्राइम, अगर किसी 2 डिजिट नंबर को उसके डिजिट्स पलट के उसमें ऐड कर दें तो वो हमेशा 11 का मल्टीपल आएगा. कैसे? n प्लस n प्राइम इज इक्वल टू 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x. तो यहाँ से 11 11 हो जाएगा, दोनों 11 कॉमन आ जाएगा. 11x प्लस 11y. नाउ वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ x और y, दिस नंबर इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 11. x और y कुछ भी हों, यानी कोई भी 2 डिजिट का नंबर आप ले लें, उसको पलट के जब जोड़ेंगे तो हमेशा 11 का मल्टीपल प्राप्त होगा. ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है. इससे मैथमेटिकल पजल्स, मैथमेटिकल गेम्स और जिसे हम रिक्रिएशनल मैथमेटिक्स कहते हैं, वहाँ की बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं. अंकों का जादू जिसे कहा जाता है, उसके पीछे की अलजबरा ये है. अलजबरा ही डिमिस्टिफाई करती है किसी भी मैथमेटिकल मैजिक या ट्रिक्स को. तो अलजबरा पे विशेष ध्यान दें, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथ्स का मेरी नज़र में. हाँ, difference of n and n prime, assuming n is greater than n prime, let us see what is the difference. 10x plus y minus 10y plus x, this will become 9 times x minus y, always a multiple of 9. This is also an interesting fact कि किसी भी 2 डिजिट नंबर की डिजिट्स पलट के अगर डिफरेंस लिया जाए तो जो भी आएगा वो हमेशा 9 का मल्टीपल होगा. सम हमेशा 11 का मल्टीपल होगा और डिफरेंस हमेशा 9 का मल्टीपल होगा. दिस इज अल्जेब्राइक इलस्ट्रेशन. लेट अस सी द अरिथमेटिकल एग्जांपल्स. n 73 एंड n प्राइम 37. n प्लस n प्राइम 110 हो गया. 110, हाँ 110 हो गया, विच इज मल्टीपल ऑफ 11. n माइनस n प्राइम हुआ 36
36, ठीक है, तो ये मल्टीपल ऑफ 9 हो गया। तो समेशन ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 11 एंड डिफरेंस ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 9। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये आप नोट कर लें, ये सवाल बनते हैं कई बार, MCQs में आते हैं। अब इसके आधार पर छोटे से मैंने आपको 2 डू इट योर सेल्फ ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन दिए हैं इन्हीं कंसेप्ट पे। ट्रू फॉल्स, देयर एग्जिस्ट नो 2-digit नंबर विच व्हेन एडेड टू द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स गिव्स 120। पहले तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करें, सवाल की भाषा को समझें। ऐसी कोई 2 अंकों की संख्या अस्तित्व में नहीं है जिसको उसके अंकों को पलट कर जोड़ने पर योगफल 120 प्राप्त होता हो। ये ट्रू है या फॉल्स है, आप सोचें। दूसरा, देयर एग्जिस्ट नो 2-digit नंबर हुज डिफरेंस फ्रॉम द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स इज 25। ऐसी कोई 2 अंकों की संख्या अस्तित्व में नहीं है जिसको अंकों के पलट कर अंतर लिया जाए तो वो अंतर 25 आता है। देखिए, एक नंबर 11 का मल्टीपल होना चाहिए और एक 9 का मल्टीपल होना चाहिए, इनमें से दोनों में ही कोई नंबर, हाँ, एडिशन जो है वो समेशन 11 का मल्टीपल होना चाहिए और डिफरेंस 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो समेशन 120 तो हो नहीं सकता बिकॉज 120 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 11 एंड डिफरेंस कैन नॉट बी 25 बिकॉज डिफरेंस हैज़ टू बी अ मल्टीपल ऑफ 9। सो दीज 2 आर ट्रू। इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। थोड़ा सा एक लेवल बढ़ाते हैं, गियर बदलते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को पैराफ्रेज करके कठिन बनाया जाए। ये n is a 2-digit number and n prime is the number obtained by reversing the digits of n. Find all such numbers where n plus n prime or n minus n dash is a prime number. क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर अभी आपने ऊपर वाली राम कहानी नहीं सुनी होती तो ये क्वेश्चन आपको पहाड़ जैसा दिखता, बहुत जटिल नजर आता, लेकिन आप चूंकि खेल का रहस्य जान चुके हैं, स्पॉइलर में दे चुका हूं, तो ये सवाल करना आपके लिए उतना मुश्किल नहीं होगा। अदरवाइज आप सीधे ही किसी से ये सवाल करने को कहें तो वो चकरा जाएगा, आई एम श्योर। लेकिन चूंकि आप इसके पहले का खेल समझ चुके हैं तो आप कह सकते हैं ऐसा कोई संख्या नहीं एग्जिस्ट करती है, देयर मतलब नो सच नंबर एग्जिस्ट। n is a 2-digit number and n prime is the number obtained by reversing digits of n. Find all such numbers where sum or difference is a prime number. Sum is a multiple of 11 and difference is a multiple of 9. So sum जब 11 से डिवाइड हो ही गया तो sum cannot be prime number, और difference जब 9 से डिवाइड हो रहा तो 9 difference can also not be a prime number. So there exists no such number. This is the answer, जिसकी भूमिका मैंने आपको ऊपर दी है। ये रही इसके पीछे की डिक्रिप्शन, अलजेब्राइक डिक्रिप्शन। ओके, अब क्वेश्चन लिया जाए जो आपके कंजेक्चर, हाँ, एक कंजेक्चर लिया जाए। बड़ा अच्छा लगता है मुझे कंजेक्चर देके उसको सोचने पे मजबूर करना और दिमागी कसरत करवाना। फॉर नंबर्स हैविंग मोर देन 2 डिजिट्स, अब हम 2 डिजिट्स के बियॉन्ड थोड़ा देखते हैं। Difference of the number and the number obtained by reversing the digits is divisible by 9 for any general number, not just 2-digit numbers. हमने अभी ऊपर 2 digits नंबर के बारे में समझा, लेकिन यहाँ पे कंजेक्चर ये कहता है कि कोई भी नंबर उठा लो, इन जनरल कितने भी डिजिट्स वाला हो, उसके डिजिट्स पलट के जब अंतर लोगे, डिफरेंस लोगे, तो वो हमेशा 9 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। कंजेक्चर के लिए हम लोग केस स्टडीज़ करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसके बाद ही कंजेक्चर फ्रेम करते हैं। n आपने 251 लिया, n प्राइम्स डिजिट्स रिवर्स्ड 152 हो जाता है, डिफरेंस आएगा 99, डिविजिबल बाय 9, यस। दिस डिफरेंस, हम इस डिफरेंस की डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, दिस इज 99 डिविजिबल बाय 9, यस। 8073 डिजिट्स रिवर्स की, 3708 बना, डिफरेंस आया 4365 एंड 4365, दिस इज डिविजिबल बाय 9, यस। एंड द थर्ड नंबर विच इज अ 6 डिजिट नंबर, 858585 पलटा, 585858 आ गया, डिफरेंस आ गया 272727, दिस अगेन इज अ मल्टीपल ऑफ 9 और डिविजिबल बाय 9। कंजेक्चर कहता है कि फॉर एनी नंबर इन जनरल, for numbers having more than 2 digits,
or less or 2 digits itself. Difference of the number and the number obtained by reversing the digits is divisible by 9. This is a conjecture. Or can you give a proof for 3 and 4 digit numbers? 3 अंकों की संख्या और 4 अंकों की संख्या के लिए इस कंजेक्चर को आप क्या अल्जेब्राइकली रिगरस प्रूफ के द्वारा थ्योरम में कन्वर्ट कर सकते हैं? याद करें कक्षा 9, कंजेक्चर में अगर प्रूफ मिल जाए उसको तो वो थ्योरम बन जाता है. कंजेक्चर विच गेट्स प्रूव्ड बिकम्स थ्योरम. थ्योरम इज द हाईएस्ट क्लास ऑफ स्टेटमेंट्स, मैथमेटिकल ट्रूथ्स. तो ये बातें याद करें, दोहराएं. मैथमेटिकल प्रूफ वाला चैप्टर फिर से आएगा अपेंडिक्स के रूप में और हम उसको फिर से उतनी ही गहराई से पढ़ेंगे. तो 3 डिजिट नंबर्स के लिए आपने देखा और 3 और 4 डिजिट नंबर के लिए प्रूफ करने की कोशिश कीजिए, उतना मुश्किल नहीं है. अब टेक्स्ट बुक का सवाल ले लिया जाए. सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9. ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स. फाइंड द नंबर. 2 अंकों की संख्या की अंकों का योगफल 9 है और अंकों को पलटने पर प्राप्त होने वाली संख्या में कुछ दिया हुआ है कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर. 9/2 का अनुपात है समथिंग. फाइंड द नंबर. लेट द नंबर बी n 10x प्लस वाई, जिसको हम xy का लिखते हैं. तो 10x प्लस वाई उसकी मैथमेटिकल वैल्यू हो गई. देन डिजिट्स रिवर्स करके हो जाएगी 10y प्लस x n प्राइम या n डैश, जो भी कहना चाहें. दिया है x और y जो डिजिट्स हैं उनका टोटल है 9. तो पहली कंडीशन है सम ऑफ डिजिट्स इज 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9. कंडीशन 2 है कि n का दुगना या n का 9 टाइम्स और n प्राइम का दोगुना बराबर है. 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब हम यहाँ n की बात कर रहे हैं, n इज फर्स्ट पर्सन. 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स. ये कंडीशन 2 है. तो n का 9 गुना और n प्राइम का 2 गुना बराबर है. यही इस भाषा का अर्थ है. इसको समझें, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. 9 2 की जगह 2 9 ना हो जाए वरना न्यूमेरिकल एरर आ जाएगी. लैंग्वेज को धीरे धीरे समझें. व्हेन इन डाउट गो स्लो एंड रीड द क्वेश्चन मेनी टाइम्स. सवाल को समझना ही पहला कदम है जो आपको करना ही पड़ेगा. इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स को, इबारती सवालों को पहले समझ के उसका अभिप्राय समझें कि सवाल एग्जैक्टली कह क्या रहा है. अक्सर ये गलती होती है कि सवाल हल करने की जल्दबाजी में हम सवाल को पढ़ते नहीं हैं. समीकरण सॉल्व करना तो बाद की बात है, पहले समीकरण फॉर्मुलेट करने के लिए आपको सवाल को समझना पड़ेगा. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, भाषा का बड़ा रोल है गणित में भी. ओके. 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स. अब n की वैल्यू 10x प्लस वाई है, n प्राइम की वैल्यू 10y प्लस x है. ये रखेंगे आप, जिसको हम कहते हैं अलजेब्रा ऑटो पायलट. इससे आपको प्राप्त होगा 8x माइनस वाई इक्वल टू 0. तो इन द एंड आपको ये 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है, x प्लस वाई 9 और 8x माइनस वाई 0. इनको हल करने के बाद x और y की वैल्यू मिलेंगी और आपको वो अभीष्ट संख्या प्राप्त हो जाएगी. इट बॉइल्स डाउन, सॉल्व द इक्वेशंस. बहुत आसान इक्वेशंस हैं. सीधे जोड़ दें दोनों समीकरणों को तो मिल जाएगा 9x इक्वल टू 9. y एलिमिनेट हो जाएगा, मेथड ऑफ एलिमिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं. 9x इक्वल टू 9 तो x आ गया 1, x 1 आ गया तो y आ गया 8. नंबर इज 18. नाउ यू कैन चेक. सम ऑफ डिजिट्स इज 8, 1 प्लस 8 9 और इसको पलटने में मिलेगा 81. तो 18 का 9 टाइम्स और 81 का 2 टाइम्स बराबर होता है. तो ये नंबर दोनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है. देयरफॉर वी हैव ऑब्टेन्ड करेक्ट आंसर. दिस इज 2 डिजिट नंबर का पूरा खेल तमाशा. इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं. तो 2 डिजिट्स नंबर को एज ए कंसेप्ट आप समझें ताकि आप हार्डर प्रॉब्लम्स के लिए रेडी रह सकें. एक क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहूँगा. अक्सर मैंने गलती से कोइंसिडेंट लाइंस को कॉन्करेंट लाइन बोल दिया होगा. हिंदी में मैं इसको संपाती रेखाएं कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस को, और कॉन्करेंट लाइंस आर प्रतिच्छेदी रेखाएं या इंटरसेक्टिंग लाइंस. कॉन्करेंट लाइंस आर विच इंटरसेक्ट एट अ यूनिक पॉइंट. प्रतिच्छेदी रेखाएं जो प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे में छेद कर देती हैं, तो वो होती हैं कॉन्करेंट लाइंस. और कोइंसिडेंट लाइंस आर सुपर इम्पोजिंग लाइंस एंड दे इंटरसेक्ट एट इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स, जिनको हम संपाती रेखाएं भी कह सकते हैं. और ये एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह स्थित होती हैं.
तो माई अपॉलॉजीज़, मैंने शायद क्लासेस में गलती से कभी कभी कॉन्कोरेंट लाइंस बोल दिया था कोइंसिडेंट की जगह पे, तो वो गलती सुधारने के लिए मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ। ओके, आगे आते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ओल्ड एनसीईआरटी में दिया है, दो इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक ये मेथड है। ये ओल्ड एनसीईआरटी में था, अभी नहीं है। इसे देख लेते हैं जल्दी से। हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, लेकिन एक बार एक नज़र देख लिया जाए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ओल्ड एनसीईआरटी में दिया था। अगर इक्वेशंस हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजक्वल टू जीरो एंड ए प्राइम एक्स प्लस बी प्राइम वाई प्लस सी प्राइम इजक्वल टू जीरो, A1 B1 C1 या A2 B2 C2 भी लिख सकते हैं। मुझे ये वाला थोड़ा पसंद आता है। ए बी सी कोफिशिएंट हो गए पहली इक्वेशन में और ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम हो गए दूसरी इक्वेशन में। तो इसका सोल्यूशन सीधे ही लिख सकते हैं ऐसे। सोल्यूशन इज एक्स बाई बी सी प्राइम माइनस बी प्राइम सी इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई ए सी प्राइम माइनस ए प्राइम सी इज इक्वल टू 1 बाई ए बी प्राइम माइनस ए प्राइम बी। यहाँ पे नोट करें वाई के पहले नेगेटिव साइन दिया हुआ है। This you can memorize for faster calculations, but only after you have mastered the basic methods which are given in your chapter, that is elimination and substitution. उसको फेयरली प्रैक्टिस करने के बाद, कई बार अभ्यास करने के बाद, जब आपको एकदम फ्लेयर आ जाए, तब आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें गलती होने के चांसेस होते हैं कि अगर आपकी मेमोरी में कहीं आपने बी सी की जगह बी प्राइम सी की जगह बी सी प्राइम कर दिया तो साइन की गलती हो सकती है। ये एक मेथड दिया था, दिस कैन बी हैंडी, और इससे आंसर तुरंत आता है। कैसे? देखिए, सॉल्व इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। डायरेक्टली राइट विद एनफ प्रैक्टिस। कई बार अभ्यास करने के बाद जब आप प्रो लेवल पे हो जाएंगे तब आप ऐसा लिख पाएंगे। x बाई बी सी प्राइम माइनस बी प्राइम सी, ये फॉर्मूला है, उससे आएगा x बाई 1 माइनस 7 माइनस वाई बाई ए सी प्राइम माइनस ए प्राइम सी, तो माइनस वाई बटा 1 प्लस 14, 1 बाई ए बी प्राइम माइनस ए प्राइम बी, तो 1 बाई माइनस 1 माइनस 2 आ जाएगा x बाई माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस वाई बाई 15 इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 3। यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 5 स्ट्रेट अवे। बशर्ते आपको ये सोल्यूशन ऐसा ही रटा रहे, जैसे कहते हैं पिक्टोग्राफिक मेमोरी, अगर एकदम याद हो सकता है, वो भी बेसिक मेथड को मास्टर करने के बाद। ऐसा ना हो कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। एक अच्छा कोटेशन मैंने पढ़ा है, फास्ट इज फाइन बट एक्यूरेसी इज एवरीथिंग। फास्ट कैलकुलेशन एक अच्छी कला है, लेकिन एक्यूरेसी की कॉस्ट पे नहीं। फास्ट इज फाइन बट एक्यूरेसी इज एवरीथिंग। ओके, ऑन दिस नोट दिस क्लास इज ओवर। अभी इस क्लास को समाप्त करते हैं। समरी का एक भाग और बाकी है जिसको हम अगली क्लास में करेंगे। दिस क्लास इज over now.